सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम आज करने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। इनफैक्ट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो नाइट्रो कंपाउंड अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें ये नहीं है, बट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आज। तो नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है NO और इसका स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। टाइप्स की बात करें तो एक होते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। अगर एल्काइल ग्रुप लगा होगा NO2 के साथ तो एलिफेटिक होंगे, और अगर एराइल ग्रुप लगा होगा तो उसको हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बोलेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन विच कैरी नाइट्रोजन, NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे ये प्राइमरी के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे ये सेकेंडरी के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारे पास टर्शियरी के साथ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो गया। फर्दर नाइट्रो ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है क्लासिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हैं इस तरह से, और यहां पे ये पोलर फॉर्म है, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड पोलर कंपाउंड होते हैं, और ये बात वेरीफाइड हुई उनके डायपोल मोमेंट से। तो नाइट्रो कंपाउंड का जो डायपोल मोमेंट सफिशिएंटली हाई आता है, 3 to 4 dBi की रेंज में होता है। दैट मीन्स कि दीज आर पोलर कंपाउंड, तो पोलर स्ट्रक्चर से वेरीफाइड हो गया। फर्दर अगर हम देखें इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो नाइट्रो ग्रुप इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स। केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते हैं। तो और ये बात एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई कि जो नाइट्रोमीथेन है उसके अंदर जो NO की जो दोनों बॉन्ड्स है वो 121 पिकोमीटर लेंथ की है, जो कि बॉन्ड लेंथ है इन बिटवीन N डबल बॉन्ड O एंड N सिंगल बॉन्ड O के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है। तो ये वेरीफाई हो गया एक्सपेरिमेंटली, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड और एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से ये स्ट्रक्चर हुआ वेरीफाई। तो आगे बात करते हैं इनका, और अब करते हैं IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं? सिंपली नाइट्रो एल्केन बनाते हैं, नाइट्रो एरिन। IUPAC नेमिंग तो इनको लिखते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल हमने ये ले लिया जी। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की तो इसका नाम क्या हो गया? 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है। इन द सेम वे अगर ये NO2 ग्रुप यहां पे लगा हो तो क्या नाम है इसका? 2 नाइट्रो बीच में होता है, 2 नाइट्रो प्रोपेन। अच्छा, अगर ये एक जगह OH लगा हुआ है, चलो कुछ एक कंपाउंड इस तरह से ले लेते हैं RNO2। तो पहला रूल क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप। तो हमने ये ले लिया जी, लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी। नंबरिंग कहां से करेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोटा नंबर देना है हमने, 1 2 3। ये दोनों क्या हो गए? प्रीफिक्स हो गए। ये M से शुरू होता है, ये N से शुरू होता है, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा? अल्फाबेटिकल रूल। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 3 नाइट्रो प्रोपेन 1 ओल। उसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें अगर हम, तो इसका नाम आपको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नाइट्रोबेंजीन। कोई और ग्रुप लगा होगा अगेन, तो प्रीफिक्स उसको जो हमारे पास प्रेफरेंस मिल जाएगी, ये NO2 और यहां पे मान लीजिए NH2। तो इसका नाम क्या होगा? पैरा नाइट्रो एनिलिन, या 1 2 3 4 क्या नाम होगा? 4 नाइट्रो एनिलिन और बेंजीनमाइन। ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं तो जैसे ये है जी हमारे पास, ये एक कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव यूज होता है ये। दिस इज कॉल्ड TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। डायनामाइट की तरह ये भी एक एक्सप्लोसिव है हमारे पास। सो दिस इज ट्राई नाइट्रोटोलिन, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलिन भी बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये GOC में हमने नेमिंग वगैरह सारी की ही है, तो कोई इतनी
बात नहीं है। अब आगे करते हैं काम हम, और नेक्स्ट काम कर लेते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड की प्रिपरेशन में जो हमारे पास पहला मेथड है वो है एल्काइल हैलाइड से, जो हमने पहले ही किया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। आपको याद होगा कि अगर हमने ये एल्काइल हैलाइड लिया और इसमें हमने डाल दिया AgCN, सॉरी AgNO2, तो हमारे पास क्या बनता था? CH3CH2NO2। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर बनता था। ये एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है इसका, चलिए एक्वस ले लेते हैं, या अल्कोहलिक सॉल्यूशन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ SN2। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और AgBr निकल गया साइड में हमारे पास। दूसरा मेथड, और वो है जी हमारे पास फ्रॉम टर्शियरी एल्काइल अमाइन। फ्रॉम टर्शियरी एल्काइल अमाइन। अब टर्शियरी एल्काइल अमाइन डजंट मीन कि टर्शियरी अमाइन है। याद रखिएगा, हमने अमाइंस की क्लासिफिकेशन में किया तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें कैसे होता है? उसमें होता है कि NH2, NH या N ग्रुप लगाओ, उस हिसाब से, ना कि एल्काइल ग्रुप के हिसाब से। सो फ्रॉम टर्शियरी एल्काइल अमाइन, जिसमें ऐसे अमाइन जिसमें टर्शियरी एल्काइल ग्रुप लगाओ, जैसे ये हो गया जी। जब हम इनकी करते हैं ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, तो हमारे पास आ गया जी ये NO2 बन गया जी, प्लस H2O। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं पहले। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दो तरह के हैं इसमें हमारे पास। तो नंबर 1 एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो ये हम हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक के अंदर भी आते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर हमने बेंजीन लिया और इसकी की नाइट्रेशन, कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन बन गया, प्लस H2O। तो यहां पे दिस इज द केस ऑफ, कुछ बातें याद इसके बारे में लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ आगे, इसको मिटा के। तो भाई इंपॉर्टेंट बात, पहली बात क्या है जी, कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होता है जब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, इन दोनों से मिलकर के आता है हमारे पास नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। पहली बात। दूसरी पॉइंट क्या लिखना है हमने इसमें, कि भाई जो है यहां पे H2SO4 इज नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि H2SO4 का काम क्या है। यहां पे देखने में तो लगता है कि इसने वाटर रिमूव कर दिया, बट इट इज नॉट लाइक दैट। H2SO4 इज नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है तो क्या है ये? इट इज नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनफैक्ट यहां पे क्या हो रहा है, मैं यही लिख देता हूं ऊपर, यहां पे ये एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दिस इज एसिड एंड दिस इज एक्टिंग एज अ बेस। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे भी। अच्छा, और दूसरे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी हो सकते हैं हमारे पास, अदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर।
अदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन कौन से होते हैं? अब सबसे पहला जैसे हमने कर दिया जी नाइट्रिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड एक ही होता है। दूसरा होता है हमारे पास एसिटाइल नाइट्रोनियम है, एसिटाइल नाइट्रेट CH3COO, एसिटाइल नाइट्रेट CH3COONO2, दिस इज एसिटाइल नाइट्रेट। फिर क्या होता है? N2O5 भी होता है, दिस कैन ऑल्सो बी एक्ट एज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो नाइट्रेशन कर सकता है। देन होता है जी हमारे पास नाइट्रोनियम परक्लोरेट, NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रोनियम परक्लोरेट। एंड द लास्ट NO2 positive BF4 negative, NO2 positive, so this is nitronium tetrafluoroborate, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक। पहली बात हमने की कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा कि इस रिएक्शन के अंदर जो है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। देन H2SO4 इज नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बट इट इज एक्टिंग एज अ एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है यहाँ पे ये। और दूसरे नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होते हैं हमारे पास? HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, और उसी तरह से ये हो सकते हैं आगे हमारे पास। तो ये हो गया। देन आते हैं जी हमारे पास डी पॉइंट क्या है कि जो चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर की, कौन सा हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करेंगे। सो चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग मिक्सचर की बजाय नाइट्रेटिंग एजेंट ज्यादा बढ़िया है। तो भाई अगर हमारे पास इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक OH, NH2, OCH3 अगर ये हो हमारे पास, तो ये क्या करते हैं? ये दो काम करते हैं। एक तो ये क्या करेंगे, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, क्योंकि जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, दैट इज ये क्या करेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने ऐसा लिख दिया है यहां पे। दूसरा काम क्या करते हैं? ये स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। जो एरिनियम आयन बनता है जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म लिखते हैं, तो उसको भी स्टेबलाइज कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो देयरफॉर जो नाइट्रेशन हम करते हैं, नाइट्रेशन इज डन बाय माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट। तो उस केस में हमारे को माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट जैसे डाइल्यूट HNO3 का हमने करा इस्तेमाल, ये ध्यान रखना आपने, डाइल्यूट HNO3। फॉर एग्जांपल ये फिनोल है, तो फिनोल की नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? HNO3 यूज करते हैं बट डाइल्यूट, मतलब हमारे को HNO3 और H2SO4 दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। तो उससे क्या आ गया हमारे पास? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल आ गया जी। तो चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट में हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो वो क्या कर देगा? हमारे पास इंक्रीज कर देगा, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और दैट विल एक्ट एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड फर्दर इट विल स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, एरिनियम आयन जो बनता है बीच में। अच्छा, दूसरा जी यहीं पे मैं लिख देता हूं कि इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे, कौन से होते हैं? NO2 होता है, CNO होता है, SO3H होता है। अगर ये ग्रुप लगे हो तो ये काम क्या करते हैं? दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन,
दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो they act as a deactivating group for electrophilic substitution and further they destabilize. और आगे क्या करेंगे? they will destabilize कार्बोकेटायन. तो उस वजह से क्या करना पड़ेगा हमारे पास? तो जो नाइट्रेशन है वो वी नीड स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट. ठीक है, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट needed and high temperature also needed. Strong nitrating agent and high temperature is required. ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है ये. तो हमारे पास जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करनी है, तो एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट जैसे कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4. एट द सेम टाइम इस रिएक्शन में हमारे पास 383 केल्विन के आसपास टेम्परेचर भी चाहिए, तो फिर जाके नाइट्रेशन होगी. नाइट्रेशन हो जाएगी बट इजीली नहीं होगी. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते, तो दे एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फर्दर दे विल डीस्टेबलाइज कार्बोकेटायन बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गया जी हमारे पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड. अब अगर हम बात करते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में आता है. तो दूसरा है जी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड. तो इसमें हमने एक बात याद रखनी है कि ये इजीली नहीं होगा, मतलब रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा. जो एल्केन होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट, तभी तो उनको पैराफिन बोलते हैं. तो वी नीड हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. सपोज कि हमने ये CH3H और वी नीड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मतलब वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं इसको. फ्यूमिंग मतलब दैट इज कॉल्ड वेपर फेज नाइट्रेशन. तब जाके ये NO2 ग्रुप आएगा. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड वेपर फेज नाइट्रेशन. याद रखिएगा वेपर फेज नाइट्रेशन. लिख देता हूं मैं यहां पे. अच्छा, अगर हमारे पास इथेन है, ये है जी, और इसकी भी हम नाइट्रेशन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, फ्यूमिंग और वेपर फेज नाइट्रेशन. तो यहां पे क्या होता है कि इनफैक्ट हाई टेम्परेचर पर जो है हमारे पास बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स टूट जाती है. तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन. एक सिंगल नाइट्रो एल्केन नहीं बनता हमारे पास, बट वी गेट मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन. तो यहां पे बात याद ये रखनी कि दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. और दूसरा कि जो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2 वो किस में होगी? जो टर्शरी वाले में सबसे ज्यादा होगी. देन टर्शरी जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे इजीली रिप्लेस हो जाएगा. देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. आगे मूव करते हैं और करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं. सीधा आते हैं पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पे. केमिकल प्रॉपर्टीज. और जिसमें सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिडक्शन. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम करने वाले दैट इज रिडक्शन. दिस इज द नंबर 1. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे जो नाइट्रो कंपाउंड है, अगर इसके रिडक्शन करते हैं उसको होते हैं नाइट्रोसो भी बन सकते हैं. एंड दिस इज हाइड्रोक्साइल अमाइन.
और ये अमाइन भी बन सकती है। मतलब दे कैन बी रिड्यूस्ड टू डिफरेंट कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज कर रहे हैं। तो नाइट्रोसो कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हाइड्रोक्साइलमाइन में भी होते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्साइलमाइन एंड अमाइन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास मीडियम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या मीडियम है। दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। जो फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड दैट विल डिपेंड ऑन नंबर 1 टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड सेकंड इज पीएच, मींस किस मीडियम में है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक मीडियम में। अगर हम SnHCl और FeHCl या ZnHCl के साथ इनकी रिडक्शन करते हैं तो जो नाइट्रो कंपाउंड है दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन। ये इथेन अमाइन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, और ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज किया था अमाइंस के। और इसमें हम प्रेफर करते हैं Fe और HCl को, क्योंकि उसमें क्या होता है जो FeCl2 बनता है हमारे पास वो हाइड्रोलाइज होकर दोबारा से एसिड प्रोड्यूस करता है। सो वी नीड ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन न्यूट्रल मीडियम, अगर जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हीट करें तो हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन बन गया जी हमारे पास, एन मिथाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। दिस इज एन मिथाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। उसी तरह से इसमें क्या बन गया, एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। मैं नाम नहीं लिखा, बस यहाँ पे हाइड्रोक्साइल अमाइन लिख दिया गया। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये एन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्साइल अमाइन बना, यानी जो हाइड्रोक्साइल मिथाइल अमाइन बना, जब हम इसको टीआर का लिखा मतलब टॉलरेंट रीजेंट के साथ हीट करते हैं तो ये वापस जो है हमारे पास जो ये वाला था वापस नाइट्रोसो कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो टॉलरेंट रिएजेंट है दैट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक सिल्वर। ठीक है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ये खुद रिड्यूस हो गया, मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस होता है। सो दिस इज नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नोन एज बेकर-मिलिकन टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड। बेकर-मिलिकन टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन मीडियम भी डिफरेंट होते हैं। अगर सोडियम आर्सेनेट एंड NaOH या ग्लूकोज और NaOH है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दिस इज कॉल्ड एजॉक्सीबेंजीन। इसका नाम है, यहां लिख दिया मैंने, एजॉक्सीबेंजीन। अच्छा, अगर जिंक और मिथेनॉल है और NaOH है तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। अच्छा, और अगर जिंक और NaOH ही है हमारे पास तो दिस इज हाइड्रोएजोबेंजीन। हाइड्रोएजोबेंजीन। तो एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रोएजोबेंजीन विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ कौन सा हम एल्कलाइन मीडियम में भी कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं। तो 3 कर लिए हमने, 4th पे आते हैं जी, कैटालिटिक रिडक्शन, डी पार्ट। कैटालिटिक रिडक्शन, अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं CH3CH2NO2 नाइट्रो इथेन और 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन, इनकी प्रेजेंस में करते हैं एंड इथेनॉल डालते हैं इसमें, तो क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया हमारे पास। तो ये भी हमने यूज किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में, साथ में H2 साइड प्रोडक्ट। इन द सेम वे अगर हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और इसकी भी करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन तो हमारे पास क्या बन गया, एनिलीन प्लस H2। तो अमाइंस की प्रिपरेशन में हमने ये भी यूज किया था। अच्छा, नंबर डी हो गया, ABCDE। नेक्स्ट है जी हमारे पास और रिडक्शन विद LiAlH4। रिडक्शन विद LiAlH4। अब इसमें क्या है कि अगर तो लेते हैं हम एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड सॉरी, और उसकी हमने रिडक्शन कर दी LiAlH4, तो हमारे पास जैसे ऊपर हमने सबसे टॉप में लिखा हुआ है हमारे पास बन जाएगा
अमाइन। पर अगर हमने एरोमेटिक अमाइन की बात, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया और LiAlH4, तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, इस बार हमारे पास बनेगा और एजोबेंजीन, जैसे यहां पे भी बना ना एजोबेंजीन, C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, तो ये बन गया जी एजोबेंजीन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ, किस किस के ऊपर, रिड्यूसिंग एजेंट एंड द मीडियम, पीएच भी बोल सकते हैं, एंड एफ पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अगर हम C6H5NO2 और हमने की इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की वीकली एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास इस केस में सीधा एनिलिन बन गया C6H5NH2। बट अगर हमने क्या किया कि स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन ले ली हमने, ये NO2 था और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास थोड़ी देर के लिए ये बनेगा फिनाइल एजोबेंजीन, सॉरी नॉट फिनाइल एजोबेंजीन बट दिस इज फिनाइल हाइड्रोक्साइलेमाइन। और ये फाइनली रीअरेंज होके हमारे पास दे देगा NH2OH, दिस इज पैरा अमीनो फिनोल। तो अगेन पीएच का रोल रहेगा कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है कि वीकली है। एंड द लास्ट ABCDEFG। अब आते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन, तो सिलेक्टिव रिडक्शन में अगर हमारे पास दो NO2 ग्रुप है, जैसे ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, तो अगर हम चाहें कि एक ही NO2 ग्रुप को हमने रिड्यूस करना है तो वो भी पॉसिबल है। जैसे हमने इसमें लिया जी अमोनियम सल्फाइड, दिस इज अमोनियम सल्फाइड, या सोडियम सल्फाइड भी ले सकते हैं हम, और Na2S, और तो ये जो है हमारे पास एक ही ग्रुप को रिड्यूस करेगा, तो मेटा नाइट्रो एनिलिन हमारे पास इसमें बन सकती है, और 6NH3 + 3SC साइड में। सो इस तरह से हमने रिडक्शन में देख लिया कि वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन pH एज वेल एज टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिडक्शन। आगे चलते हैं। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी हाइड्रोलिसिस। जो प्राइमरी अमाइन होती है हमारे पास, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, वो हाइड्रोलाइज होकर फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और जो सेकेंडरी अमाइन है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, जब हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं बॉइलिंग HCl के साथ, तो वो दे फॉर्म कीटोन। और जो टर्शियरी अमाइंस है वो रिएक्ट ही नहीं करती क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हो गया जी हमारे पास, दिस इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी वाले का नो रिएक्शन हो गया ना। अगला है जी एक्शन विद HNO2, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो जो प्राइमरी हमारे पास
प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, जब उनको हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनता है नाइट्रोलिक एसिड। और नाइट्रोलिक एसिड जो है वो NaOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर ब्लड रेड कलर देता है। जबकि जो सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है वो नाइट्रस एसिड के साथ मिलकर देते हैं सूडोनाइट्रोल, NiTROLE, एंड दिस गिव राइज ब्लू कलर। और जो टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट फॉर अल्कोहल वाले टॉपिक में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को हम विक्टर मेयर टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन अगली प्रॉपर्टी है जी टॉटोमेरिज्म। जो नाइट्रोएल्केन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी हो गए, दे शो टॉटोमेरिज्म। जैसे नाइट्रोमीथेन की बात करें तो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो पहली फॉर्म है इसको बोलते हैं हम नाइट्रो फॉर्म और सूडो एसिड फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये H1 से थर्ड में शिफ्ट होता है, 1,3 शिफ्ट बोलते हैं हम जिसको। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? एसी फॉर्म और आइसोनाइट्रो फॉर्म और नाइट्रोनिक फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, और कौन शो करते हैं ऐसे? नाइट्रोइथेन हो गया, 1 नाइट्रोप्रोपेन हो गया, 2 नाइट्रोप्रोपेन, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। यहां पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो इक्विलिब्रियम है इट लाई मेनली टुवर्ड नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन में क्यों होगा? क्योंकि जो नाइट्रोमीथेन के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ना, दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ये था और दूसरा क्या हो जाता है इसका, ये वाला। तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम लार्जली शिफ्ट टुवर्ड या रिमेन्स टुवर्ड नाइट्रोमीथेन कंपाउंड। तो फोर्थ होगी जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी एसिडिक नेचर। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर। तो नाइट्रो कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, दे आर वीकली एसिडिक। क्योंकि वीकली एसिडिक है इसका मतलब कि वो बेस के साथ रिएक्ट करते, बेस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया जी NaOH और HCH2 N डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख दिया जी हमने ये अल्फा वाला। तो बेस ने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया हमारे पास और H2 निकाल दिया हमारे पास से, H2 निकल गया और हमारे पास क्या बन गया यहां पे Na पॉजिटिव CH2, ये बन गया जिस तरह से हमारे पास। और ये वाला जो है इट इज, इसके अंदर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, जो कार्बन आयन बन गया हमारे पास। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड N ON, ये आ गया जी यहां पे इस तरह से। ऐसे हो गया जी हमारे पास। तो एसिडिक नेचर क्यों है इसका? रीजन, दो रीजन हम यहां पे बात कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला रीजन क्या है कि जो ये NO2 ग्रुप है ना, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहली बात कि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इससे H इजीली निकल जाता है। दूसरा क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन 1, ये दिस इज कार्बन आयन। तो सेकंड इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन। तो इस वजह से वो वीकली एसिडिक होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस वजह से वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? ड्यू टू एसिडिक नेचर दीज शोज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब किन किन के बीच में, एक हमने ये ले लिया और एक जैसे हमने ये नाइट्रोमीथेन लिया CH3NO2, इनके बीच में होगा OH की प्रेजेंस में। तो क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास डिटेल में आता है।
तो सबसे पहले क्या होगा कि जो OH नेगेटिव है यानी जो बेस है वो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन आयन बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा ये कार्बन आयन। मैं दोबारा जैसे ऊपर बनाया हुआ, मैं दोबारा से इसको नहीं लिख रहा हूं, यहां पे ही आप इसको समझ लीजिएगा। ये बन गया हमारे पास कार्बन आयन फर्स्ट स्टेप में। अब कार्बन आयन क्या करता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसके ऊपर जाके ये अटैक करेगा। वाटर इसमें से निकल गया था यहां पे साथ में, तो दिस इज CH2 नेगेटिव, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि यहां पे ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड होती है। फिर क्या हो गया, CH3CO नेगेटिव और यहां पे H और CH2NO। फिर जब उसका मैकेनिज्म करते हैं मेल्डोल कंडेंसेशन का, तो क्या होता है, जो ये वाटर रिलीज हुआ था जैसे हमने यहां पे दिखाया हुआ, यहां पे भी दिखा सकते हैं हम, तो ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। इसमें से क्या होगा कि वाटर में से ये एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो कार्बन जो हमारे पास यहाँ पे एनायन बन गया, तो फिर से OH नेगेटिव रिलीज हो गया एंड फाइनली हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट बन गया OH H CH2 एंड डबल बॉन्ड O। और अगर हम इसको हीट करते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन को भी हीट करते हैं, तो ये अल्फा बीटा हमारे पास यहां से H2 निकल जाएगा एंड हमारे पास बन गया जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह से अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड बन गया। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अगली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास और हेलोजिनेशन, सिक्स्थ रिएक्शन आ जाती है हेलोजिनेशन। तो ये भी उसी में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले होंगे। तो उन नाइट्रो कंपाउंड के अंदर जैसे ये हो गया, अगर हम हेलोजिनेशन करेंगे NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास NaBr निकल गया जी और H2 निकल गया और ये बन गया जी RCH Br NO2। ये फर्दर आगे हेलोजिनेशन होगी Br2 NaOH और ये बन गया RBr NO2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम जो है वो सेकेंडरी वाला भी कर सकते हैं, सेकेंडरी वाले का भी उसमें। हाँ, एक और इसमें हम देख लेते हैं कि अगर नाइट्रोमीथेन है हमारे पास और उसमें उसके हमने हेलोजिनेशन की क्लोरीन और NaOH की प्रेजेंस में, क्लोरीन प्लस NaOH, तो हमारे पास CCl2.NO2 बन जाता है। दिस इज क्लोरोपिक्रिन और इसको हम टीयर गैस भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज क्लोरोपिक्रिन और टीयर गैस। अगला है जी सेवंथ रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो एक तो डीएक्टिवेटिंग होता है, NO2 ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग और दूसरा होता है ये मेटा डायरेक्टिंग। तो क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ मेटा पोजीशन पर रहती है, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगी मेटा पे होगी। और सब्स्टिट्यूशन क्योंकि NO2 ग्रुप हमने पहले भी बात कर ली डीएक्टिवेटिंग है, तो इस वजह से वी नीड ड्रास्टिक कंडीशन, वी नीड स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो कौन कौन सी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम हर चैप्टर में करते आ रहे हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहां पे देखें अगर हम, ये NO2 है, अगर हमने की नाइट्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रेशन के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए, हीट करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 383 केल्विन पे, फिर जाके NO2 ग्रुप आ जाएगा। दिस इज नाइट्रेशन।
देन अगर उसी तरह से सल्फोनेशन करें तो सल्फोनेशन में भी हमारे को हीट करना पड़ेगा इसमें, NO2 SO3H। और ब्रोमिनेशन करेंगे, मतलब हेलोजिनेशन कर रहे हैं अगर हम, तो हेलोजिनेशन भी Fe की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। NO2 और फिर जाके यहां पे Br आएगा। अच्छा, अगर हम यहां पे लेते हैं एल्काइल हैलाइड या हम लेते हैं एसाइल हैलाइड यानी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और AlCl3 तो नो रिएक्शन। तो इसका मतलब कि जो नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन शो करते हैं? बिकॉज जो NO2 ग्रुप है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो ये AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो क्या करता है, वो नाइट्रो कंपाउंड के साथ ही बॉन्डेड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है जो कि विच फर्दर एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक तो NO2 ग्रुप पहले डीएक्टिवेटिंग था, ऊपर से ये जब AlCl3 इसके साथ कंबाइन करेगा तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाएगा। हेंस इट डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट है हमारे पास, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो नाइट्रो कंपाउंड है वो शो कर सकते हैं, जैसे ये NO2 है और अगर हम इसमें लेते हैं KOH, सॉलिड KOH एट 340 केल्विन, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो NO2 है वो यहां पे OH आ जाएगा, पैरा पे और ऑर्थो पे भी आ जाएगा। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि चिलेशन हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी इसके अंदर, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और लास्ट में करते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज हायर देन एल्केन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, हम यहाँ पे ब्यूटेन है और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोमीथेन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास काफी क्लोज है। तो जो N ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 138 केल्विन है, जबकि इसका 374 केल्विन है। रीजन क्या है? क्योंकि दे आर हाईली पोलर कंपाउंड। हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, इनका डायपोल मोमेंट 3 to 4 होता है, तो दे आर क्वाइट पोलर कंपाउंड एंड बिकॉज ऑफ दैट they have strong dipole interaction. Similarly, the boiling point is lesser than for isomeric alkyl nitrite। जो alkyl nitrite होते हैं, जो आइसोमर शो करते हैं इनके साथ, उससे कम उनका कम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोएल्केन का। तो alkyl nitrite का होगा कम। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर लेस पोलर। On alkyl nitrite they are less polar as compared to nitroalkane। solubility की बात करें तो जो alkyl nitroalkane होता है, they are sparingly soluble in water। जैसे जैसे साइज नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप का बढ़ता रहता है तो solubility और भी कम हो जाती है। जो aromatic nitro compound they are insoluble in water, so they are more soluble in non polar solvent। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, उसके अंदर होते हैं। लास्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जो नाइट्रो एल्केन होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, दे कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट अ रूम टेम्परेचर। तो उनको इजीली हम डिस्टिल कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो उनके आइसोमेरिक एल्काइल नाइट्राइट्स होते हैं दे एक्सप्लोड ऑन हीटिंग। ये अनस्टेबल होते हैं तो जल्दी एक्सप्लोड होते हैं। सिमिलरली
जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, नाइट्रो एरीन्स होते हैं, दे डिकम्पोज और एक्सप्लोड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो उनको भी मतलब हम इजीली सिंपल डिस्टिलेशन से उनको प्योरीफाई नहीं कर सकते हम, बट जैसे नाइट्रोबेंजीन होगी या पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया, दे आर स्टीम वोलाटाइल। क्योंकि स्टीम वोलाटाइल होते हैं, सो दे कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर नाइट्रो कंपाउंड के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, आप उसको देखिएगा और साथ में आंसर भी होंगे। फिर भी किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, कोई और किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसका समाधान आप तक प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।